और विभिन्न विषयों पर, विभिन्न समसामयिक विषयों पर प्रति सप्ताह मंगलवार को हम यह स्वाध्याय मंडल आयोजित करते हैं। पहले स्वाध्याय मंडल में वहां पर लाइब्रेरी में बैठ करके हम लोग 20-25 लोग, कभी 30 लोग, कभी 40 लोग, जिस समय 40 से ऊपर हो जाते थे तो उस समय गोलमेज का जो कक्ष है वहां पर, और जब उससे ज्यादा हो जाते थे, अधिक हो जाते थे, तो हम लोग फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हॉल है उसमें बैठ करके हम लोग फिजिकली, यानी सारे लोग उपस्थित हों ऐसे समय पर हम अपना स्वाध्याय मंडल कंडक्ट करते थे। लेकिन जिस समय कोरोना का काम शुरू हुआ, कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, उस समय फिर हमने फिर वर्चुअली फेसबुक पे अपना स्वाध्याय मंडल करना प्रारंभ किया। फिर केंद्रीय कार्यालय से हमको निर्देश प्राप्त हुआ कि आप अपना स्वाध्याय मंडल वेबएक्स पे करें। तो हमने अप्रैल के महीने से, मार्च के महीने से हमने वेबएक्स पे अपना ये स्वाध्याय मंडल करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके लोग बाग उसमें जुड़ते गए। एक बार तो ये हुआ कि हमारे साथ में स्वाध्याय मंडल में लगभग 500 उपस्थिति थी। नॉर्मली वैसे कभी 12, कभी 15, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 100, इस प्रकार के। लेकिन एक बार जिस समय आदरणीय डॉक्टर माया नारोलिया जी का जिस समय हमारा उद्बोधन हुआ था, तो उस समय लगभग 500 कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। जो दर्शन सिंह जी चौधरी हैं, उनका जिस समय उद्बोधन हुआ, तो उस समय दर्शन सिंह जी का जो अप्रोच है, वह लगभग 7,500 लोग उसमें फेसबुक पे हमारे साथ में जुड़े हुए थे। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, आदरणीय स्वर्गीय भगवत शरण माथुर, डॉक्टर अपने आदरणीय प्रभात जी झा, ये सारे के सारे हमारे स्वाध्याय मंडलों को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही साथ में भगवान दास जी सबदानी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र गौतम, और साथ ही साथ में कई अनेक विद्वान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज के स्वाध्याय मंडल में मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर लता वानखेड़े जी का। उनका छोटा सा परिचय, आप सभी लोग वैसे तो सभी लोग परिचित हैं उनसे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की कैबिनेट स्तर की वे अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। खासियत यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रह करके ग्राम के पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के विभिन्न पदों को विभूषित किया हुआ है। जिले की महिला मोर्चे की महामंत्री रह चुकी हैं, जिले की अध्यक्ष रह चुकी हैं 2 बार, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रह चुकी हैं, महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष, सागर के लाइसेंस जो बोर्ड है उसकी सदस्य रह चुकी हैं, और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष वह मनोनीत हुई थी। मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान की वे डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। जो भारत स्काउट गाइड है उसकी वे अध्यक्ष भी रह चुकी है, उसकी वो आयुक्त भी रह चुकी है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पत्रकारिता, इन 3 विषयों में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साथ ही साथ में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक उत्थान में पत्रकारों की भूमिका, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की हुई है। इस प्रकार से मैं यह गर्व के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, वह न केवल रानी झांसी जैसी बहादुर हैं, बल्कि साथ ही साथ में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की, अत्यंत तीक्ष्ण स्मरण शक्ति की, और साथ ही साथ में अति तीक्ष्ण मानसिक शक्ति की भी वे, वास्तविकता में कहा जाए तो जिस प्रकार से जो बहनें जुड़ी हुई हैं वो जिस प्रकार से उच्च शिक्षित हैं, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से अपना काम संभालती हैं, वह अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। अभी इस समय जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वो प्रभारी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक विशेष उपलब्धि उनके खाते में मैं बताना चाहता हूं, वह ये
कि 2011 में सरपंच रहते हुए बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने 3 महिलाओं को भेजा था। उसमें से सांसद, विधायक और आप सरपंच थी। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय अपने राष्ट्रीय भाजपा संगठन ने चाइना अध्ययन दल में 2014 में इन्हें भेजा था, जो कि माननीय सरोज पांडे जी जो सांसद हैं हमारी, उनको उनके नेतृत्व में यह दल गया था। 7 महिलाओं का दल गया था। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके बाद मैं भावना जी से अनुरोध करता हूं कि अपना गीत प्रस्तुत करें। महिला सशक्तिकरण पे आज का उनका विषय जो है लता जी का, वह महिलाओं के अधिकार एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका, महिलाओं की भूमिका। हमारी जो बहनें हैं उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में वो प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ में महिला आयोग के अध्यक्ष होने के, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के क्या अधिकार हैं, इस पर भी वे अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय भावना जी, कृपया अपना गीत प्रारंभ करें। जी नमस्कार, मैं भावना सिंह महिलाओं के अधिकार पे गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चिंतन में मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। चिंतन मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। क्यों अपनी जाति को तुमने कमजोर मानती हो, अधिकार जो तेरे हैं उनको न जानती हो। तूफान को मोड़ दे तू जो राह चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। चिंतन मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। हे सृष्टि की तू जननी, तू मार्गदर्शिका है, भगवान को भी तूने इस कोख से जना है। संसार को तुझी से संसार मिल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। चिंतन मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। चिंतन मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। मेरी बहनों जागो तो जमाना बदल रहा है। भारत माता की। धन्यवाद भावना जी। आदरणीय डॉक्टर लता वानखेड़े जी से अनुरोध है कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर लता वानखेड़े। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अभिनव पहल हुई है, जिसमें साप्ताहिक स्वाध्याय मंडल के माध्यम से विभिन्न समसामयिक विषयों पर वर्चुअल चर्चा के माध्यम से समाज को दिशा देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उसके लिए स्वाध्याय मंडल के सभी कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष जी माननीय वीडी शर्मा की साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज के स्वाध्याय मंडल में हमारे साथ जुड़े परम श्रद्धेय सम्मानीय सप्रे जी, लंदन से जुड़े हमारे सम्मानीय बंधु, मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं हमारी ताई, मेरी बड़ी बहन सम्मानीय अरुणा जोशी जी, भावना जी, और इस स्वाध्याय मंडल को संचालित करने वाले सभी बंधुवर, मातृशक्ति और यहाँ जुड़े हमारे सभी माताएं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आज का हमारा विषय है महिलाओं के अधिकार, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। आज का जो परिवेश है, उस परिवेश के लिए कहना चाहती हूँ कि तिमिर से तुम्हारा पद भरा जिसने, उसे हम धरा से मिटा के रहेंगे। उदय सूर्य का रोक पाए ना कोई, इतिहास ऐसा बना के रखेंगे। भारत के सांस्कृतिक क्षितिज पर ज्ञान, धन और रण की अधिपति सदैव देवियां ही रही हैं। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की कल्पना करने वाले ऋषि अवश्य ही
स्त्री विमर्श के व्याख्याता रहे होंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी और आत्मा को ईश्वर के सबसे नजदीक माना जाता है, इसलिए गंगा, वायु, अग्नि, धरती, इन सभी को स्त्रीवाचक संज्ञा से सुशोभित किया है। मानव जाति के अस्तित्व का आधार ही नारी है, लेकिन समय के साथ साथ विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय समाज में आपसी मतभेद और फूट के कारण भारत में मुगलों का राज्य हो गया। मुगलों ने अपना आधिपत्य भारत में स्थापित कर दिया। उनके बढ़ते वर्चस्व के कारण भारतीय संस्कृति व नारी की रक्षा के नाम पर नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का न केवल लोप हुआ, वरन समाज की वैचारिक धारा से काटकर उन्हें घर में कैद कर दिया गया। परिवार तथा समाज की सुरक्षा प्रदान करते रहने के कारण पुरुषों के वर्चस्व को समाज में मान्यता दे दी गई। ऐसी स्थिति में अतीत में समाज में महिलाओं की जो गौरवमयी स्थिति थी, वह धूमिल सी हो गई। उसके जगह पर सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे देश में आ गई और महिलाओं को लाचार और बेबस बना दिया। धर्म और रक्षा के नाम पर नारी को इतने अधिक सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया गया कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व का लोप हो गया। बालिका शिक्षा समाप्त हो गई। उसके स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं से उसकी सुरक्षा के लिए हिंदुओं की छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह कर दिया गया। उन्हें विवाह कर दिया गया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने जन्म ले लिया। चूंकि सामाजिक कुरीतियों के कारण सबसे ज्यादा उत्पीड़न व उपेक्षित नारी ही रही, अतः धर्म सुधारकों व सामाजिक चिंतकों का ध्यान नारी की दयनीय स्थिति पर गया और नारी को आत्महीनता और दयनीयता से उभारने के लिए कई प्रयास शुरू हो गए। नारी प्रत्येक सुधार आंदोलनों का केंद्र बन गई। महिलाओं के लिए किए गए सुधार आंदोलनों का केंद्र जब नारी बनी, तो ऐसे कई आंदोलन हुए। हमारे कई लोगों ने, कई विचारकों ने, कई कलमकारों ने अपनी कलम के माध्यम से नारियों को इस जकड़न से बाहर निकालने के लिए, उनको स्वतंत्र जीवन जीने के लिए इतने आंदोलन और इतने प्रयास हुए कि उसका सुखद परिणाम आज हम सबके सामने है, आज हम सब देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे जैसे सुदृढ़ होती गई, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम और तेज होती गई। विधि और न्याय के समक्ष समानता का अधिकार महिलाओं को मिला। लोक सेवकों में नियुक्ति हेतु समान अवसर महिलाओं को दिए गए। निवास, रोजगार आदि में स्वतंत्रता महिलाओं को दी गई। पारिवारिक संपत्ति में भागीदार एवं निर्णय के प्रत्येक स्तर पर समानता महिलाओं को दी गई। खान पान, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समानता आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरुषों के बराबर लाया गया, बल्कि जहां भी आवश्यकता थी वहां उनके सम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान इस संबंध में अत्यंत मुखर है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता का अधिकार देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 494 महिलाओं को विशेष रूप से संरक्षण देती है। बाल विवाह, बहुविवाह आदि को रोकने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। किसी भी विवाहित महिला के जीवन का संरक्षण उसके विवाह के 7 वर्ष
है तो उसका जिम्मेदार ससुराल पक्ष माना जाता है। कार्यस्थल पर यदि महिलाओं के साथ किसी तरह की प्रताड़ना होती है, किसी तरह का अपराध होता है, तो कार्य प्रताड़ना को रोकने हेतु भी कानून बनाया गया है। विशाखा कमेटी जो हर जिले में होती है, जो हर विभाग में आंतरिक परिवाद समिति के रूप में गठित की गई है, जिसमें आप अपने साथ हुए किसी भी तरह के उत्पीड़न, किसी भी तरह की प्रताड़ना की शिकायत विभाग की उस समिति को कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं जिला और ब्लॉक स्तर पर जो हमारी महिला बाल विकास विभाग है, उस अधिकारी के पास हम आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुटुंब न्यायालयों का गठन किया गया है। विवाह एवं पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों की सुलह के लिए कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये कुटुंब न्यायालय जिला स्तर पर होता है हर जिले में। विवाह से संबंधित मामले जैसे तलाक, दाम्पत्य पुनर्स्थापन, पुनः साथ रहना, न्यायिक प्रहस्करण से सर्वाधिक वाद विवाह के पक्षकारों के बीच, संपत्ति का विवाद, भरण पोषण, जैसे कोई महिला को उसका पति त्याग देता है, वह परित्यागता महिला यदि चाहे तो भरण पोषण का 125 का केस कुटुंब न्यायालय में लगा सकती है और वहां से उसे भरण पोषण प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही जो अवयस्क बेटियां रहती हैं हमारी, उनकी अभिरक्षा का काम भी कुटुंब न्यायालय से होता है। इन कुटुंब न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो एकदम उसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। आप स्वयं अपनी वकालत आप स्वयं कर सकते हैं। किसी तरह के विधिक अधिकारी की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसकी सबसे खास बात यही होती है, इसमें दोनों पक्षों में सुलह करना मेन रूप से प्राथमिकता के तौर पर ये कोशिश की जाती है कि दोनों पक्षों में सुलह हो सके। और जो कार्यवाही होती है वो बंद कमरे में होती है। जैसे कि मैंने कहा कि विधिक प्रतिनिधि की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं होती है उसमें। इसी तरह महिलाओं को के लिए परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना शासन द्वारा की गई है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007, यदि कहीं इस तरह की घटनाएं आती हैं कि माता पिता को उनके बच्चे किसी तरह से पालन पोषण में किसी तरह की कोताही बरतते हैं, उनके साथ यदि किसी तरह की अभद्रता करते हैं, तो उसके लिए भी कानून, भारतीय दंड संहिता की में कानून बनाया गया है और उसके लिए हम परिवार परामर्श केंद्र में जा सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, जिसमें संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में महिला और पुरुषों का बराबरी का अधिकार होता है। उसके साथ ही महिला हेल्प लाइन निर्भया, जिसमें 1090, महिलाओं को किसी भी तरह की यदि परेशानी आती है तो 1090 पे कॉल करके और तत्काल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसके साथ ही बच्चों के लिए, बच्चों पर यदि किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां होती है तो 1098 बच्चों के लिए यह हेल्पलाइन का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका हम बहुत जल्दी समाधान चाहते हैं, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापित किया गया है। पास्को एक्ट, जो हमारी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से विकृत मानसिकता के लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए यह एक्ट बनाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश महिला राज्य आयोग 1995 की धारा 3 के तहत किया गया है, जिसमें किसी भी महिला को यदि किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना या परेशानी होती है और वो चाहती है कि वह कोर्ट कचहरी ना जाए, पुलिस में ना जाए,
तो उसके लिए महिला आयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए और उन पर निरंतर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आयोग काम करता है। इसमें आपको केवल एक एप्लीकेशन लिखकर आयोग में अध्यक्ष के नाम से या सचिव के नाम से देनी पड़ती है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है। जितनी भी चाहे आपकी उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी उस समस्या के आधार पर तय किया जाता है कि आपको कितनी बेंचेस में बुलाया जाए और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। उसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग भी संचालित होता है। जो हमारे ऐसे केसेस होते हैं जो प्रदेश से बाहर के होते हैं, जिसमें विपक्ष, प्रतिवादी किसी बाहर स्टेट से होते हैं और महिला को वो स्टेट पे बुलाने पर वो नहीं आते, या वो महिला को लगता है कि यहाँ से वो उसको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मामले NCW राष्ट्रीय महिला आयोग में जाते हैं। इसके साथ ही आज चूंकि महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं को अपने जो 10 अधिकार, वैसे तो महिलाओं को बहुत अधिकार हैं, लेकिन 10 ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हर महिला को ज्ञात होनी चाहिए। हर महिला को पता होना चाहिए कि महिलाओं के 10 कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं, जिसमें है समान वेतन का अधिकार। यदि हमारी महिला बहन कहीं मजदूरी करती है, कहीं नौकरी करती है, कहीं भी वो अपना, यदि उसके बराबरी में कोई पुरुष उसी काम को करता है तो उसे उसी के समान वेतन का अधिकार है। सिर्फ महिला है, इसी कारण उसके वेतन में कमी नहीं हो सकती। ये हर महिला को पता होना चाहिए। साथ ही काम पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है उसे। यदि महिला के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो उसका नाम नहीं छाप सकता कोई, उसे ये अधिकार है। उसे मालूम होना चाहिए यदि कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। साथ ही घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, हमने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है। इसके लिए महिला अपने संबंधित महिला बाल विकास के संपर्क साधकर यह धारा हम घरेलू हिंसा के खिलाफ जा सकती है। साथ ही मातृत्व संबंधी लाभ लेने का अधिकार, कोई भी महिला जो माँ है, जिसने शिशु को जन्म दिया है और शिशु के जन्म के बाद चाहे वो उसके छुट्टी लेने का अधिकार हो या उसे जो भी चीजें शासन ने निर्धारित की है। आजकल तो हमारे मध्य प्रदेश में संबल योजना के तहत शिशु और माता के लिए बहुत सारे ऐसी सुविधाएं देने मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके लिए सुनिश्चित की है। यदि किसी कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपना इस लाभ को लेने का पूरा अधिकार है। वो भी महिला बाल विकास या संबंधित विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, कोई भी किसी महिला से जबरदस्ती उसका कन्या भ्रूण हत्या नहीं करा सकता। आज हमारे समाज में ये कुरीति आज भी देखने को मिलती है। आज भी हमारे सरकारों को महिला पुत्रियों को बचाने के लिए योजनाएं चलाना पड़ रहा है। कभी कभी हमें लगता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और 21वीं सदी को महिलाओं की सदी से विभूषित किया गया है। और ऐसे समय में आज सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं बेटियों को बचाने के लिए। हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि पुत्र कामना करते हो क्यों पुत्री से घबराते हो, पुत्र सो इतना मिलकर क्यों मनाते हो, पुत्री भी तो उसी उदर से जन्म ग्रहण कराती है,
पुत्र की भांति ही पुत्री माँ की गोद सजाती है, माँ की गोद सजाती है। फिर क्यों हम भेदभाव करते हैं? तो इस तरह यदि कोई किसी महिला को कन्या भ्रूण हत्या के लिए विवश नहीं कर सकता, ये महिलाओं को मालूम होना चाहिए बात। फिर है मुफ्त कानूनी मदद। हमारे समाज में ऐसी कुछ बहनें हैं जिनके साथ प्रताड़ना होती है, लेकिन वो न्याय के लिए उच्च न्यायिक संस्थाओं में यदि लड़ती हैं, जाती हैं, तो उनके लिए एक प्रावधान है कि उन्हें मुफ्त कानूनी मदद लेने का अधिकार है। उनकी पैरवी करने के लिए मुफ्त में वहां विधि अधिकारी मौजूद हो सकते हैं। जैसे हत्या के उद्देश्य से कोई महिला का अपहरण करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत 10 वर्ष का कारावास होता है। यदि विवाह के लिए कोई अपहरण करता है लड़की की इच्छा के विरुद्ध, तो उसके लिए 366 अवयस्क लड़की का अपहरण करना और अवयस्क लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती करने में धारा 366A का प्रावधान है, जिसमें 10 वर्ष की सजा है। यदि विदेशी से कोई किसी लड़की का आयात करता है तो उसके लिए भी 366B का प्रावधान है। वेश्यावृत्ति हेतु यदि कोई लड़की को खरीदता और बेचता है तो उसके लिए 372 और 73, इसमें भी 10 वर्ष का कारावास है। किसी स्त्री के साथ यदि कोई बलात्कार करता है उसके लिए धारा 376 में मामला दर्ज होता है। यदि लोक सेवक द्वारा लड़की को, महिला को किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न यदि कोई करता है उसके साथ, तो उसमें धारा 76B के तहत केस दर्ज होता है। यदि जेल में यदि कोई महिला जेल में है और उसके साथ जेल में किसी तरह का भी यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए भी 376C धारा लगती है। अस्पताल के प्रबंधन तंत्र या कर्मचारियों द्वारा महिलाओं से किसी तरह का भी यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए भी 376D के तहत केस दर्ज होता है। उसके साथ ही कोई अपनी एक पत्नी रहने के बाद दूसरी पत्नी से शादी करता है तो उसके लिए 494 की धारा लगती है। धोखाधड़ी से शादी की रस्म यदि कोई पूरी करता है तो उसमें 496 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 7 वर्ष का कारावास होता है। उसी द्वारा पति या रिश्तेदारों के साथ यदि महिला को किसी तरह का कोई पीड़न करता है तो उसके लिए 498A, ये धारा बहुत ज्यादा प्रचलन में है और इसमें 3 वर्ष का कारावास होता है। इसके साथ ही किसी महिला की बेइज्जती करना, उस पर झूठे आरोप लगाना, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में 499 के तहत केस दर्ज हो सकता है। यदि कोई महिला की शालीनता को भंग करता है, उससे अश्लील हरकतें करता है, अपशब्द कहता है, तो उसके लिए धारा 409 509 जिसके तहत 1 वर्ष का कारावास है। अब ये तो हुई हमारी महिलाओं के अधिकारों की बात। आज हमारे समाज में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अज्ञानतावश जानकर, जैसे कि हमने अनुभव किया है जब हम महिला आयोग में थे, उस समय हमने 41,000 केसों पे काम किया है, जिसमें हमने 21,000 महिलाओं को न्याय देने का काम किया है। उनके इस तरह महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती है। आज हमने जिस तरह से स्वाध्याय मंडल द्वारा निरंतर विभिन्न विषयों पर इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो उसके द्वारा हमारी ऐसी महिलाएं जो विभिन्न बहुत ही दबी कुचली महिलाएं, बहुत पिछड़ी महिलाएं, जो हमारे मजरों टोलों गांवों में निवास करती है, जो हम जैसे लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकती, हमारा अनुरोध है कि हमारी ऐसी बहनें जो हमारे इस आज हमारे साथ जुड़ी हैं, वो जाकर महिला, यदि हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। महिलाएं जाकर कुछ महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें विधिक जानकारी दे सकती हैं, जागरूकता शिविर लगाकर ये जानकारियां दे सकती हैं। महिला आयोग भी समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर लगाते हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं विधिक जागरूकता शिविर लगाती हैं। तो हम समझते हैं ये आज के समय में एक बहुत जरूरी काम होगा कि हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताएं। अब राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका,
महिलाओं के बिना तो राष्ट्र की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं तो दुनिया का कोई आंगन सुंदर नहीं मिलेगा। हम ही है सजन करता राम और कृष्ण के, हम नहीं तो विश्व विजेता कोरस हिटलर सिकंदर ना मिलेंगे। हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं, बस इतना जान लो कि ये मोती किसी सीप के अंदर नहीं मिलेगा। मत समझो हमें केवल बूंद का एक कतरा, क्योंकि हमारी जैसी सहनशीलता का तुम्हें कोई समंदर ना मिलेगा, तुम्हें कोई समंदर ना मिलेगा। नारी ने अपने अवदान से राष्ट्र को सिंचित किया है। खेतों में लहलहाती फसल में उसकी पसीने की खुशबू तो है ही। अर्थ, व्यापार, रक्षा तंत्र, राजनीति में उसने अपनी रचनात्मक सोच बोई है। नारी के योगदान के बगैर आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर कभी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती थी। आज सदियों से कमजोर कहलाने वाली नारी 21वीं शताब्दी में जब हजारों लाखों की प्रतियोगिता में से जाकर अंतरिक्ष को रौंदती है, तो यह फर्क वहीं खत्म हो जाता है कि महिला पुरुषों से किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 को एक वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। उसके बाद से निरंतर महिलाओं ने प्रगति पत्र पर महिलाएं अग्रसर हुई, और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं है, जहां पर महिलाओं ने अपने आप को साबित नहीं किया है। इसलिए 21वीं सदी को महिलाओं की सदी से विभूषित किया गया है। आज देश के पुनर्निर्माण में गहनों से लदी हुई भोग विलासिनियों की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो अपने कर्म से, अपनी कर्मठता से धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सके। क्योंकि सशक्तिकरण हमें हमारी सरकारों ने सशक्तिकरण करने हेतु महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया है, लेकिन सशक्तिकरण किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वह अपने आप में उत्पन्न होना चाहिए, अपने आप में सशक्तिकरण पैदा होना चाहिए। प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है कि पुरुष अकेला हो सकता है, परंतु स्त्री अनेक संबंधों का केंद्र होने के कारण एक संस्था के समान है। अपने सृजन और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नारी जीवन के कोमल, रहस्यमय और विकासशील पक्ष का पर्याय है। विकास के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ठोस प्रयास किए हैं, उसकी परिणति आज समाज में दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से भारत की नारी शक्ति ने अनादिकाल से संसार में सृजनता का निर्माण किया है, पुरुषों से कंधा मिलकर परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसकी भूमिका कब राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ गई, यह इतिहास ही बता सकता है। क्योंकि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कभी भी किसी दायित्व का निर्वहन करने में पुरुष सक्षम हो गया, वहां नारी ने आगे बढ़कर पुरुष, परिवार और समाज को संबल बनकर कार्य किया है। आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य कर रही है, निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनी है। आज हमारी लाखों लाख महिलाएं पंच से लेके सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुकाम है, जो आरक्षण के माध्यम से आज महिलाओं को अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है। आज हमें गर्व होता है कि आज हमारी एक ऐसी बेटी, सागर के बामोरा ग्राम पंचायत से BA LLB की 21 वर्ष की बेटी हमारी आज निर्विरोध सरपंच नियुक्त हुई है। इसी तरह MBA की एक छात्रा 23 वर्षीय वैष्णवी ठाकुर साईखेड़ा नरसिंहपुर से निर्विरोध निर्वाचित होकर आई है। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का परिणाम है। यदि आरक्षण नहीं होता तो कहीं हमारी बहनें आज आगे नहीं होती। इसी तरह माया, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक माया नाम की महिला
जो अमेरिका से पीएचडी की उपाधि हासिल करके आई है और वो आज सरपंच निर्वाचित हुई है। शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यह क्षेत्र महिलाओं के लिए सक्रियता का क्षेत्र रहा है। महिलाओं रूढ़ियों के कारण हमारी नारी शक्ति को, हमारी महिलाओं को पढ़ाई से वंचित कर दिया गया था। जैसे कि हमने पहले भी बताया, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जिस देश एवं समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर पर्दे के पीछे किया गया था, किया था, वह शिक्षा सहित प्रगति के सारे रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन उस रास्ते को भी एक महिला ने ही खोला था, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की अलख जगाई। और आज रमाबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, बेगम रुकैया शेखावत का योगदान को कभी भी हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने नारी शक्ति को की शिक्षा के लिए काम किया। इसी तरह भारतीय रेल सेवा की यदि हम बात करें तो हमारी भारतीय रेल में 6 से 7% महिलाएं कार्यरत हैं। पटरी मरम्मत से लेकर स्टेशन परिचालन तक का काम सक्रिय भागीदारी से हमारी महिलाएं कर रही हैं। 2022 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रेल ने ट्वीट कर बताया था कि मटुंगा रेलवे स्टेशन का संचालन सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। ये महिला शक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है। गार्ड से लेके सभी पदों पर केवल महिलाओं की नियुक्ति है उस स्टेशन पे। रेलवे में अनेक प्रमुख पदों पर महिलाएं नियुक्त हैं। श्रीमती जया चौहान रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी, 1984 बैच की, वर्तमान में ओएनजीसी में प्रशासनिक अधिकारी, वह पैरामिलिट्री फोर्स में आई पहली महिला है। श्रीमती एम कमलावती मुख्य रेलवे सिंगल इंजीनियर में है। श्रीमती मंजू गुप्ता डीआरएम बीकानेर जोन में है। क्योंकि महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान की हम बात कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं का उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं। इस तरह अरुणा राय, मेनका गांधी, किरण बेदी, मानसी प्रधान, लक्ष्मी अग्रवाल, इस तरह से खेलों में हमारी कितनी बेटियां आज आगे आई है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, जिसमें साइना नेहवाल, बीपी सिंधु, कड़म मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, मैरी कॉम, लोबीना, दीपिका कुमारी, जो तीरंदाज में उन्होंने देश को मेडल दिलाया है, झूलन गोस्वामी, मिताली राज क्रिकेट में, पीटी उषा। इस तरह से हमारी बैंकिंग से लेकर विज्ञान टेक्नोलॉजी से लेकर आज हमारे देश में 14% महिलाएं वैज्ञानिक हैं, जो विभिन्न इसरो, भाभा इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में कार्य कर रही हैं। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा में महिलाओं के योगदान पुलिस सेवा में 12% है। सेना में लगातार प्रयास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में महिला सेना अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महिलाएं टैंक भी चला रही हैं और महिलाएं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। आज हमारे बौद्धिक स्तर पर यदि देखे जाए तो सबरीना पारस चश्की एक ऐसी महिला है जिसे लोग अगली आइंस्टीन के रूप में देख रहे हैं। श्रम और श्रम की चर्चा बिना यह परिचर्चा समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि निर्माण क्षेत्र से लेकर खेती तक सभी जगह परिवार चलाने के लिए महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। कुल मिलाकर भारतीय मजदूरों ने ग्रामीण व नगरीय निकाय क्षेत्र में मिलाकर 25% महिलाएं कामगार हैं। यह घोषित संख्या है जो कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं, जिनके कार्य का कोई हिसाब ही नहीं है, या जो गैर वित्तीय पोषित है उनकी गिनती तो सरकार या परिवार करता ही नहीं है। यह तो केवल कुछ उदाहरण है जो यह साबित करते हैं कि महिलाओं के योगदान के बिना राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र की प्रगति असंभव है। जो भी सभ्यता, समाज और राष्ट्र अपनी उन्नति चाहता है, उसे महिलाओं के आगे आकर सक्रिय रूप से कार्य करने देना होगा। उनकी शिक्षा के मार्ग प्रशस्त करने होंगे। भारत ने पिछले कुछ समय में लगातार महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य किया है, जिसके कारण भारत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान सर्वस्व दिखाई देता है। आज के परिचर्चा में मुझे यह विषय दिया है, इसलिए मैं समस्त नारी जाति का यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। हम महिलाओं में केवल एक ही बात की कमी होती है कि हमें आत्मविश्वास नहीं होता है। अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करिए।
हर महिला को अपनी आध्यात्मिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, शक्ति का संचय करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से ये जहान है और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है। इस बात को भुलाना नहीं होगा। और लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। कर रहा है कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हर मंजिल, हर आयाम बदल जाते हैं। कौन कहता है झांसी की रानी पैदा नहीं होती? कौन कहता है विवेकानंद पैदा नहीं होते? कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? कौन कहता है शिवाजी पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं पर उनके नाम बदल जाते हैं। आइए बहनों, हम सब राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के लिए अपने राष्ट्र में संस्कारित युवकों का निर्माण करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब हम एक संस्कारित पीढ़ी को तैयार करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी संस्कारित होगा और हमारे जो सपने हैं, हमने जो सपना देखा है, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेके काम करती है, राष्ट्रवाद के विचार को लेके, भारत माता को परम वैभव ले जाने की हम जो बात करते हैं, वो तभी संभव हो पाएगी जब महिलाएं अपने दायित्व को समझेंगी, अपने आप को समझेंगी, अपनी शक्ति को समझेंगी, अपने कर्म को समझेंगी और राष्ट्र निर्माण की इस धारा में अपना सक्रिय और समर्थ योगदान देंगी। क्योंकि भविष्य के क्षितिज पर परिवर्तन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और क्रांति के इस महान यज्ञ में हमें अपनी आहुति देनी है। तो आइए आज हम सब संकल्प के साथ जुटें कि भविष्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना अमूल्य योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।